हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है ढ वर्ण जो है किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। दोस्तों, ढ वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। बताइए, ये जो ढाढ़क्कन आपका है ये किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। का वर्ग के अंतर्गत, चा वर्ग के, या फिर पा वर्ग, या फिर टा वर्ग। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। सही ऑप्शन आपका डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठा के बाद क्या आता है? ठा। ठा के बाद डा। डा के बाद ढा। आया ना, चौथे नंबर पे ये आया। देखिए दोस्तों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा दोस्तों, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उपयुक्त की पहचान कीजिए। दोस्तों बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। विसर्ग, व्यंजन, महाप्राण या अनुस्वार। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण दोस्तों व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है माँ। माँ जो है किस प्रकार का वर्ण है। दोस्तों, माँ किस प्रकार का वर्ण है। दंतोष्ठ है, अनुनासिक, या फिर ओष्ठ है, या फिर दंत। अच्छा, आप लोग माँ वर्ण बोलिए और फिर बताइए ये किस प्रकार का वर्ण आएगा। बताइए, दंतोष्ठ में आएगा, अनुनासिक में आएगा, या फिर ओष्ठ में, या फिर दंत में। दोस्तों माँ बोलिए। माँ, जब माँ हम शब्द बोलते हैं दोस्तों तो क्या होता है, हमारे ओंठ चिपकते हैं ना एक दूसरे से। माँ, तो ये हमारा ओष्ठ वर्ण है। क्या है? ओष्ठ वर्ण। ठीक है, जैसे पा, फा, बा, भा, माँ, ये पा वाली लाइन के अंतर्गत हमारा माँ आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ओष्ठ वर्ण। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका चौथा नंबर सवाल। दोस्तों बताइए, हिंदी वर्णमाला में खा वर्ण फिर रिक्त स्थान दिया है, विभाग में आता है। बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ये घा वर्ण जो है किस विभाग में आता है। स्वर में, व्यंजन में, अनुस्वार में, या फिर संयुक्ताक्षर में। बताइए दोस्तों, किस विभाग के अंतर्गत आएगा ये। दोस्तों, घा वर्ण जो हमारा है वो हमारा व्यंजन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ठीक है। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे अनुस्वार कितने होते हैं। बताइए दोस्तों, ये अनुस्वार लिखा है, अनुस्वार। ठीक है, इसकी संख्या आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए होमवर्क के तौर पर। बताइए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर देखिए दोस्तों। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है। महाप्राण को दर्शाता है दोस्तों टा, ढा, या फिर ना, या फिर ठा। बताइए सही शब्द कौन सा होगा, महाप्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों। बताइए, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये टा वाली लाइन के अंतर्गत आता है ठा। ठीक है, तो महाप्राण कौन सा होता है दोस्तों। दूसरा और चौथा जो हमारा होता है ये हमारा महाप्राण होता है। बचा हमारा तीसरा, पहला, तीसरा और क्या, पांचवा। तो ये हमारे वर्ण जो होते हैं, ये हमारे वर्ण जो होते हैं दोस्तों ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे?
अल्प प्राण के अंतर्गत। सही, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, ये रहा आपका 6वां नंबर सवाल। 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। दोस्तों, अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? जजमान या फिर यमराज, छत्री, उज्ज्वल। बताइए। यमराज भी सही है दोस्तों, छत्री भी सही है, उज्ज्वल भी सही है। यहाँ पर ये जजमान जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 7वां नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी हमें बताना। ये पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, आहार, अहिर, आहर, आहार। सही शब्द क्या होगा दोस्तों? दोस्तों आहार होगा। आहार किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं हम दोस्तों? आहार कहते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसे, जो हमारा संतुलित खाना होता है ना, उसे हम आहार कहते हैं। ठीक है, खाने की वस्तुएं आहार कहलाती हैं। समझ रहे हो बात को? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर है दोस्तों। कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है। देखिए, कह रहा है ए ऑप्शन वैदेही, बी ऑप्शन कह रहा है उज्ज्वल, और सी ऑप्शन स्वयंवर, डी ऑप्शन परीक्षा। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसमें अशुद्ध शब्द जो है दोस्तों ये है उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अशुद्ध है। इसका शुद्ध वर्ड क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर डबल जा आधे बनेंगे। ठीक है, ये उज्ज्वल, ये आपका सही शब्द है। क्या है? ये हमारा सही शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों असंगत। देखिए, कह रहा है असंगत वाक्य छांटिए। दोस्तों, कौन सा असंगत वाक्य है बताइए? 10वां नंबर सवाल है आपका। कह रहा है जिस समास में पहला पद प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद जिसमें प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बताइए दोस्तों, कहते हैं उसे? बिल्कुल सही है, कहते हैं उसे ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन क्या करा? बी वाला। बी वाला करा जिस समास में दूसरा पद प्रायः प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं दोस्तों, ये भी आपका सही हो जाएगा। आइए सी ऑप्शन पढ़ते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है हमारा जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जबकि द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो किसे कहते हैं? गणेश भगवान को। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये हमारा आएगा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता ले लीजिए आप, माता पिता, इसमें हमारे दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, ये हमारा द्वंद्व समास होगा। तो असंगत वाक्य कौन सा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? आप लोग पढ़िए, फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आपको घुमाने के लिए निम्नलिखित, उल्लिखित, ये सब वर्ड बहुत लिखते हैं आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए कि जितनी जल्दी आप इसे इग्नोर करें ज़्यादा सही है। आगे प्रश्नों को जल्दी जल्दी फटाफट पढ़िए, ठीक है, आपका समय बचेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। दोस्तों अब इसमें कहीं कहीं ऐसा हो जाता है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है, नहीं है, तो बच्चे किस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, है और नहीं है में, इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है हमारा नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, नहीं है, बताइए भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा, बूढ़ा या फिर आपका हो जाएगा फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का जो विकल्प नहीं है वो बूढ़ा नहीं है। क्या नहीं होगा, बूढ़ा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा दोस्तों, इसका भाववाचक संज्ञा जो बनेगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो सही ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा कीजिए। अच्छा दोस्तों, सर्व है, सर्व शब्द दिया है, इसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा बताइए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न में सर्व शब्द का भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। सर्व का सर्व बनेगा या फिर सर्वस्व, सर्वो, सर्वत्र। दोस्तों सर्व का जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो सर्वस्व बनता है। क्या बनता है, सर्वस्व। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है, सर्व का सर्वस्व। चलते हैं आपके 13 नंबर सवाल में। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं सवाल प्रश्नों को आपके। ठीक है, बताइए फटाक से। 13 नंबर सवाल में ये कह रहा है मेरी माँ खाना बना रही हैं। वाक्य में कर्ता का विस्तार है। दोस्तों वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है ये बताइए आप। खाना या फिर बना रही हैं या फिर मेरी या फिर डी ऑप्शन कह रहा है माँ। वैसे खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो दोस्तों खाना तो माँ के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कर्ता का जो विस्तार पूछ रहा है तो मेरी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। बताइए दोस्तों, रहीम जी को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे हैं, तो रहीम कौन थे बताइए आप लोग। रहीम, कबीर, तुलसीदास की कक्षा 10-11 में तो खूब दोहे और जीवन परिचय आप लोगों ने लिखा होगा ना दोस्तों। तो रहीम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर प्रश्न आपका। 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों, बनाइए। सुंदरता, सौंदर्य या फिर केवल ए सही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सुंदर का। दोस्तों सही ऑप्शन जो है डी है। सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही बनती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 16 नंबर प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। जल्दी से चलते हैं फटाक से, आपके 16 नंबर प्रश्न में आ गए हैं दोस्तों। पढ़िए, नीचे दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। निजवाचक सर्वनाम ज्ञात करना। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें निजवाचक स्वयं है दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है निजवाचक, आप, स्वयं, ये निजवाचक
सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? करना, के लिए, स्वयं या फिर तुम्हें? सही ऑप्शन क्या होगा? अभी जस्ट बता भी दिया मैंने, बताइए दोस्तों। स्वयं होगा। क्या होगा? स्वयं। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 17 नंबर। देखिए दोस्तों, 17 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, समझ रहे हो? आप, हम, मेरा, इसने। बताइए 17 नंबर प्रश्न देखिए जल्दी आप लोग फटाक से। दोस्तों, आप, हम, मेरा, तो ये तो सब आपकी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो आपके आते हैं वो हैं। और जो इसने है, इसने जो आपका है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। दोस्तों, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। देखिए खाली जगह आपका दिया हुआ हमेशा सच बोलिए। क्या आएगा? तू हमेशा सच बोलिए, या फिर तुम हमेशा सच बोलिए, या सी ऑप्शन करा आप हमेशा सच बोलिए, डी ऑप्शन करा मैं हमेशा सच बोलिए। क्या आएगा? आप लोग अच्छे से पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग तो खुद बोलकर ही समझ जाएंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि इसमें सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा। दोस्तों, आप हमेशा सच बोलिए। क्या आएगा? आप हमेशा सच बोलिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए 20 नंबर प्रश्न पे। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, उसके बाद आपकी वीडियो फिनिश। ठीक है, समाप्त हो गई। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए हमें क्या होगा इसका सवाल जवाब। 20 नंबर देखिए दोस्तों, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। सॉरी, पहले आप देखिए 20 नंबर पूछ क्या रहा है, मैं तो ऑप्शन ही पढ़ने लगी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। दोस्तों, सर्वनाम शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, बताना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन कह रहा है आपका दोस्तों वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आपकी आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। सी ऑप्शन कह रहा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। दोस्तों, सर्वनाम देखिए, मैं तेरे को बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये फिर भी सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सही होगा। डी ऑप्शन कह रहा है मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। समझ रहे हो दोस्तों क्या ऑप्शन पूछ रहा है? कह रहा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बिल्कुल गलत है। इसमें सर्वनाम शब्द गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सही होगा दोस्तों। तेरे वर्ड का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सर्वनाम अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है, और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग अपना ध्यान रखें और वीडियो को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें। ठीक है, वंदे मातरम।